हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, नाम से हमको समझ में आ रहा है मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि मेमोरी को मैनेज करने का काम करेगा। और मेमोरी की अगर हम हमेशा बात करें तो हम हमेशा मेन मेमोरी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा सारा डाटा सीपीयू से इसी का कोऑर्डिनेट करके एग्जीक्यूशन की जाती है, एग्जीक्यूट किया जाता है, सारे डेटा को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मेन मेमोरी की बात हो रही है। तो मेन मेमोरी एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, दैट मस्ट बी मैनेज प्रॉपरली फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस। यानी कि मेन मेमोरी को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। तो मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या है, वही ये टेक केयर करेगा, यानी कि ध्यान रखता है हमारी मेन मेमोरी की परफॉर्मेंस का। यानी कि उसके अंदर जो भी जॉब्स हो रही है उनके ट्रैक को उनका ट्रैकिंग करता रहेगा। मेमोरी मैनेजमेंट का काम रहता है। एलोकेशन क्या हुई है, डी एलोकेशन क्या हुई है, ये सब काम किसके अंडर आते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट का काम रहता है। दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें यूनी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल की और मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल की, तो यहाँ पर यूनी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देखा कि जो भी यानी कि एक ही जॉब एग्जीक्यूट होती है एक ही टाइम पे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है यूनी प्रोग्रामिंग का मेमोरी मॉडल के अंदर। तो इसका मतलब क्या रहता है? यूनी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल इज यूज्ड इन सिस्टम दैट प्रोसेस वन जॉब ओनली एट अ टाइम। यानी कि ये ओनली उन सिस्टम पे वर्क करते हैं जहां पर एक जॉब एग्जीक्यूट की जाती है एक ही टाइम पे, और ऑल अदर सिस्टम रिसोर्सेज जो भी होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर द जॉब अंटिल इट्स कंप्लीटेड। यानी कि एक जॉब जो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, और जो रेस्ट जो हमारी जॉब्स है, हमारी प्रोसेसेस है, वो अवेलेबल रहते हैं उस जॉब को कंप्लीट, जो प्रीवियस जॉब चल रही है उसका कंप्लीशन का वेट करते रहते हैं ताकि उनका नेक्स्ट टर्न आ सके। तो ये प्रोसेस इसके अंदर रहता है यूनी प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉडल के अंदर। उन्हीं सिस्टम में काम करता है ये जहां पर हम वन जॉब एग्जीक्यूट करते हैं एट अ टाइम पे। ठीक है। इन दिस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम एक्चुअली इसमें क्या रहता है? वन पार्ट ऑफ मेमोरी इज यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इसका एक पार्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है, एंड इट्स मीनिंग पार्ट इज अवेलेबल फॉर यूज एंटायर बाय द करंटली एक्टिव यूजर प्रोसेस। यानी कि इसका एक पार्ट तो नॉर्मली क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, और दूसरा पार्ट पूरा का पूरा जो यूजर है उसके लिए रखा जाता है, उसी के लिए एक्टिव रहता है, उसी के लिए अवेलेबल रहता है, और उसको यूजर यूज करता है। तो यूनिक प्रोग्रामिंग में ये कॉन्सेप्ट रहता है। अब अगर मैं बात करूं मल्टी प्रोग्रामिंग की, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? मल्टीपल यूजर प्रोसेसेस। यानी कि नाम से आपको समझ में भी आ रहा होगा, यहाँ पर क्या रहेगा? मल्टीपल यूजर रहेंगे। मल्टीपल यूजर प्रोसेसेस नीड्स टू रिसाइड साइमल्टेनियसली इन मेन मेमोरी। यानी कि हमने इसमें देखा अभी यहाँ पर ओनली एक ही यूजर है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ये आप देख सकते हैं अलग अलग कितने यूजर्स इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर रहता है? मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर रहता है। ये एक्चुअली क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है? ये टू टाइप्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिसपे हम एक तो पार्टीशन करते हैं फिक्स्ड नंबर का, और दूसरा हम पार्टीशन करते हैं वेरिएबल नंबर का। तो फिक्स नंबर का पार्टीशन हमें क्या बताता है? यूजर एरिया ऑफ द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ फिक्स साइज पार्टीशन। यानी कि इसमें जो भी यूजर एरिया का जो डिवाइड हुआ है, जो पार्टीशन हुआ है, वो फिक्स साइज का होता है। जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर में क्या होता है? इसमें फिक्स साइज का कुछ भी नहीं होता है, यानी कि पार्टीशन हमारा फिक्स साइज का नहीं होता है। यानी कि नंबर, साइज एंड लोकेशन ऑफ द पार्टीशन वेरी डायनेमिकली एज प्रोसेसेस कम एंड गो। यानी कि उसके अकॉर्डिंग इसमें ये रहता है। तो हम अभी यहाँ देखते हैं फिक्स पार्टीशन में आपको आपको दिखाई दे रहा होगा कि पार्टीशन हमारे एकदम फिक्स हो रखे हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बट अगर मैं बात करूं वेरिएबल नंबर की, तो इसमें एक पार्टीशन कितना जगह ले रहा है, फिर दूसरा पार्टीशन यहाँ पर एक ये है, दूसरा वाला ये है, फिर इसमें ये तीन पार्टीशन है, फिर इसमें ये चार पार्टीशन। तो यानी कि सबके अलग अलग साइज है, वो डिपेंड ऑन जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है प्रोसेसेस की, उनके अकॉर्डिंग उनको अलॉटमेंट की जाती है। तो ठीक है, इसमें ये प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूं वर्चुअल मेमोरी की,
तो वर्चुअल मेमोरी का एक्चुअली मतलब क्या है, इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, पहले हम वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो दोस्तों जो कन्वेंशनल मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम थी, जो कि अभी तक हमने डिस्कस की है यहाँ पर, उनकी जो दो मेन लिमिटेशंस थी, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो उनकी जो दो मेन लिमिटेशंस है वो क्या है, अ प्रोसेस कैन नॉट बी लोडेड until sufficient free memory for loading the entire process become available। यानी कि प्रोसेस को तब तक मेमोरी में लोड नहीं किया जाएगा जब तक फ्री मेमोरी की, जो वो बोल रहे हैं until sufficient free memory for loading the entire process become available। ठीक है, जब तक पूरे प्रोसेस की सफिशिएंट मेमोरी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो जाती है, तब तक हम मेमोरी में प्रोसेस को लोड नहीं कर सकते। एक तो ये वाला इशू था। दूसरा इशू क्या आया था, अ प्रोसेस कैन नॉट बी लोडेड इन अ सिस्टम whose main memory size is less than the total memory size। सपोज कि मेरे पास, एक एग्जांपल लेती हूँ, 1 MB का कोई प्रोसेस है और मेरा मेन मेमोरी का साइज है 1 KB का, तो मैं उस 1 MB के डेटा को 1 KB के डेटा में नहीं डाल सकती। तो ये भी एक हमारा ड्रॉबैक था। तो ये दोनों ड्रॉबैक्स वर्चुअल मेमोरी के थ्रू सोल्व किए जाते हैं, ओवरकम किए जाते हैं। इसी के लिए, इन दोनों ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके रियलाइजेशन क्या क्या है एक्चुअली वो हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या आता है, ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज आता है, जिसे हम सेकेंडरी डिवाइस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इट इज जस्ट लाइक अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैविंग मच लार्जर स्टोरेज देन द मेन मेमोरी। यानी कि इसमें से ये सेकेंडरी स्टोरेज ही होता है जो कि मेन मेमोरी ज्यादा कैपेसिटी स्टोर करके रखता है, एंड विच इज ऑलवेज केप्ट ऑनलाइन, यानी कि वो हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। जब भी हमें नीड होती है, हम लोग डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से डेटा मेन मेमोरी में ले आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्वैपिंग की, तो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं ब्लॉक्स ऑफ डेटा को, कहां से कहां तक, इनके अंदर ब्लॉक्स को ट्रांसफर किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर, एंड मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ये स्वैपिंग की प्रोसेस रहती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्वैप, इसमें टू टाइप्स रहते हैं, स्वैप इन एंड स्वैप आउट। तो स्वैप इन की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आना स्वैप इन होता है। स्वैप आउट की मैं बात करूं, तो मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी वापस जाना स्वैप आउट कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डिमांड पेजिंग की, डिमांड पेजिंग का मतलब यहाँ पर क्या आता है, हम लोग उस पेज की डिमांड करते हैं जब हमें उसकी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसकी नीड होती है, उसी टाइम हम उसे डिमांड करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट डिमांड पेजिंग का इसके अंदर आता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा वर्चुअल मेमोरी का, यानी कि रियलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करवाता है मेमोरी का ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, एडवांटेजेस की अगर बात करें, तो प्रोवाइड्स अ लार्ज वर्चुअल मेमोरी टू प्रोग्रामर, यानी कि काफी बड़ी कैपेसिटी की ये मेमोरी प्रोवाइड करवा रहे हैं। enables execution of a process on a system whose main memory size is less। यानी कि अगर हमारा मेन मेमोरी का साइज भी छोटा है तो भी हम वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से हमारे डेटा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। enables a process execution to be started even when sufficient free memory for loading the entire process is not available। अगर हमारे पास कोई प्रोसेस की सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल नहीं है, फिर भी हमारा एग्जीक्यूशन हम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी। और मेक्स प्रोग्रामिंग ईजियर, they no longer need to worry about the memory size limitation। definitely memory size का हमें इसमें कोई टेंशन नहीं होता, हमारे पास sufficient memory अवेलेबल होती है। with the help of virtual memory हम ये इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूं, तो ड्रॉबैक्स इसका क्या आता है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इसकी जो एल्गोरिदम्स इसमें यूज होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, काफी डिफिकल्ट होती है यूज करने में। ठीक है, it use carelessly, if used carelessly it may substantially decrease performance। यानी कि अगर हम इसे प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं तो ये अपनी जो परफॉर्मेंस है डिक्रीज कर देगा, जो कि बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अभी हमने देखा यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक एंड वर्चुअल मेमोरी का टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइल मैनेजमेंट का। तो फाइल मैनेजमेंट का टॉपिक हमें यहाँ पर क्या बताता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों फाइल मैनेजमेंट में क्या है, यानी कि नाम से समझ में भी आ रहा है, फाइल का जो मैनेजमेंट है वो हम इसके अंडर करेंगे। तो दोस्तों फाइल एक्चुअली होता क्या है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यानी कि एक कोई रो डाटा होता है, रो डाटा का अगर काफी सारा डाटा हो गया उसको हमने फाइल एज
इंफॉर्मेशन ले लिया है, तो जो इंफॉर्मेशन हमारी फाइल के अंदर आई है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। एवरी फाइल हैज अ नेम एंड इट्स डाटा एंड एट्रीब्यूट, यानी कि हर फाइल का नेम भी होता है, डाटा भी होता है उसके अंदर, और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। फाइल्स नेम यूनिकली आइडेंटिफाई इट इन द सिस्टम एंड इज यूज्ड बाय इट्स यूजर, यानी कि फाइल का नाम यूनिक होता है और आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द सिस्टम एंड बाय द यूजर। फाइल्स डाटा इज इट्स कंटेंट, यानी फाइल के अंदर जो डाटा है उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेंट्स बोलते हैं। और फाइल के एट्रीब्यूट्स कंटेन इंफॉर्मेशन, फाइल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम हो गया, फाइल क्रिएट कब हुई थी, डेट एंड टाइम ऑफ लास्ट एक्सेस कब किया गया था, लास्ट चेंजेस कब किए गए थे, करंट साइज क्या है, प्रोटेक्शन फीचर्स अगर हमने कुछ दे रखा है, यानी कि फाइल ओनली रीड मोड में रहेगी, राइट मोड में रहेगी, ऑल्टरेशन मोड में रहेगी, किस मोड में है, तो वो हम फाइल के एट्रीब्यूट्स उन्हें बोलते हैं एक्चुअली हम। एंड फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर क्या क्या आता है, file management module of an operating system takes care of file related activities like structuring, accessing, नेम देना फाइल को, फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखना, एक्सेस कैसे हो रही है वो देखना, शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कैसे शेयर हो रहा है, प्रोटेक्शन फैसिलिटी क्या है, तो ये सब क्या आता है, फाइल मैनेजमेंट का टॉपिक, फाइल मैनेजमेंट के अंडर आता है। तो अब फाइल को एक्सेस करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, टू टाइप्स के मेथड होते हैं, सिक्वेंशियल एंड रैंडम। अगर मैं बात करूं सिक्वेंशियल की, तो इसमें क्या रहता है, इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर की हुई होती है फाइल के अंदर उनको हम सिक्वेंशियली एक्सेस करते हैं, यानी कि वन आफ्टर अनदर ही हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में चलेंगे। बट अगर मैं बात करूं रैंडम एक्सेस की, तो रैंडम का मतलब सपोज कि मेरे को फर्स्ट से लेके फोर्थ पे जंप करना है, तो मैं डायरेक्टली जंप कर सकती हूँ, रैंडमली डाटा को चूज कर सकती हूँ जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि डायरेक्टली जंप करके, ठीक है। फाइल्स के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। तो फाइल के नॉर्मली ऑपरेशन, यानी कि फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, फाइल को रीड कैसे कर रहे हैं, राइट करना, सीक करना यानी कुछ सर्च करना, रैंडम टॉपिक, रैंडम कुछ भी, फाइल के एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करना, एट्रीब्यूट्स को सेट करना, फाइल का रीनेम करना, उसको कॉपी करना, पेस्ट करना, ये सब क्या होते हैं, ये सब फाइल्स के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। फाइल नेमिंग की अगर मैं बात करूं, तो जो फाइल को हम नेम देते हैं उनके कुछ रूल्स रहते हैं, वो रूल्स हमें इसमें पता होने चाहिए। सपोज कि मैं कोई फाइल का नाम दे रही हूँ, तो मैक्सिमम लेंथ वो कितनी सपोर्ट करता है वो हमें पता होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स वो अलाउड कर रहा है कि नहीं कर रहा वो हमें पता होना चाहिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन, यानी कि अपर केस अलग ले रहा है, लोअर केस अलग ले रहा है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि क्या ये सपोर्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर मैं कोई एक फाइल का नाम कैपिटल MAX दे दूं और दूसरी फाइल का नाम स्मॉल MAX दे दूं, तो क्या वो दोनों डिफरेंशिएट करेंगे, क्या वो दोनों बोथ सेम है या अलग अलग है, ये सब क्या होते हैं, फाइल नेमिंग के रूल्स होते हैं, जिन्हें हम नेम वो बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स जो हम बोलते हैं एक्चुअली। और फाइल के एक्सटेंशंस की बात करें, तो फाइल के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, .bas टाइप की फाइल बेसिक सोर्स होती है, सी की सी प्रोग्राम की होती है, FTN की फोर्ट्रन की होती है, PS की पास्कल की होती है, OBJ की ऑब्जेक्ट फाइल होती है, BIN की बाइनरी प्रोग्राम फाइल होती है, LIB की लाइब्रेरी होती है, DATN डाटा फाइल होती है, HLP यानी कि कोई हेल्प फाइल होती है, MAN यानी कोई मैनुअल पेज की फाइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फाइल एक्सटेंशन में .MAN यानी कि कोई मैनुअल फाइल, .TXT यानी कि टेक्स्ट फाइल, .BA की बैकअप फाइल, डॉक यानी कि डॉक्यूमेंट, वेव यानी कि कोई विंडो साउंड की फाइल होगी, WK4 यानी कि कोई स्प्रेडशीट फाइल होगी, XLS यानी कि एक्सेल स्प्रेडशीट हो गई, JPG कोई इमेज हो गई, GIF कोई ग्राफिक फाइल, इमेज फाइल हो गई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है। तो ये होते हैं नॉर्मली फाइल नेमिंग और उनके एक्सटेंशंस। अब अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम deals with protecting the various resources and information of a computer system against destructions and authorized access। तो यानी कि ये डील करता है जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस होते हैं, उनके जो अपने हमारे वेरियस रिसोर्सेज होते हैं, वेरियस इंफॉर्मेशन होती है, उनको प्रोटेक्ट करता है जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस आए हैं उन सब से, ठीक है। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती है और इंटरनल सिक्योरिटी कौन सी होती है। तो पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यानी कि जो आउटसाइड से है, कोई फायर हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, किसी ने कुछ डिस्क चुरा ली हो, बैकअप नहीं बनाया हुआ हो, कुछ अगर कुछ नहीं बैकअप नहीं बोल सकते एक्चुअली, कुछ भी डिस्क हमारी जो लॉस्ट हो गई हो, कोई थेफ्ट का इशू आ गया हो,
तो उन सब का एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है? उन सब का सॉल्यूशन यही है कि हम हमारे सिस्टम का, हमारी फाइल्स का बैकअप बनाकर रखें। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स है, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो रूल्स फॉलो करें, उसके थ्रू हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी से बच सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इंटरनल सिक्योरिटी की, तो इंटरनल सिक्योरिटी किसके साथ डील करता है? यानी कि यूजर की अथेंटिकेशन हो गई, यूजर का आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है उन सबसे हम कैसे बच सकते हैं, उन सबसे डील करता है ये इंटरनल सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स है एक्चुअली, यूजर अथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड क्रिप्टोग्राफी, ये सब क्या होता है एक्चुअली? तो यूजर अथेंटिकेशन क्या बताता है? ये डील करता है यूजर को वेरीफाई करने में, यानी कि ये वैलिड यूजर है कि नहीं है। जो यूजर हमारा डाटा को एक्सेस कर रहा है वो प्रॉपर अथोराइज्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ये चेक करते हैं। एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है? वंस द यूजर इज अथेंटिकेटेड और वेरीफाइड, access control mechanism prohibit user or process from accessing those resources, information that he or she is not authorized to access। यानी कि एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो एक्सेस अथोराइज्ड बंदा है वही उसको एक्सेस कर सके, अदरवाइज उसके अलावा कोई उसको एक्सेस ना कर सके। ये मेक श्योर यानी कि ये गारंटी एक्सेस कंट्रोल के थ्रू हमें मिलती है। क्रिप्टोग्राफी की अगर बात करें तो क्रिप्टोग्राफी क्या करता है? ये हमारे डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, साइफर कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके थ्रू इन केस अगर हमारा डेटा लीक भी होता है तो कोई उसे रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्रिप्टोग्राफी के अंडर आता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमांड इंटरप्रिटेशन। कमांड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? दोस्तों आपने नाम सुना होगा CUI एंड GUI, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है CUI एंड GUI का। it provides a set of command using which the users can give instruction to the computer for getting some job done by it। यानी कि इसमें क्या होता है? ये सेट ऑफ कमांड का इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कमांड होता है जिसके थ्रू यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, और जो भी जॉब होती है उसके थ्रू, फिर कमांड के थ्रू वो कंप्लीट होती है। ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर होता है। तो जो कमांड सपोर्टेड बाय द कमांड इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल, तो जो इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल के थ्रू कमांड्स को सपोर्ट किया जाता है उन्हें हम सिस्टम कॉल्स कहते हैं। ठीक है, कमांड इंटरप्रिटेशन में जो मैंने आपको बताया CUI होता है, GUI होता है। तो GUI का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI क्या रहता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या रहता है? इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है? इसमें नॉर्मली हमारे पास यही कॉन्सेप्ट आता है कि सारे के सारे डाटा हमारा कमांड्स के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, यानी कि हमको कमांड डाल के सारा काम करना पड़ता है, जबकि GUI में ऐसा नहीं होता है। GUI में हमारा कॉन्सेप्ट क्या बताता है? नॉर्मली आइकन बेस्ड, मेन्यू बेस्ड, ड्रॉ हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, यानी कि जो भी हमारा आपको इंटरनली स्ट्रक्चर, जैसे डबल क्लिक करूंगी तो सारा काम हो रहा है, और डबल क्लिक करके ये फाइल ओपन हो रही है, तो ये किसका टाइप है? ये GUI का टाइप है। और अगर मैं इसको ओपन करना चाहती हूँ, उसके अंदर कोई कमांड लिखती हूँ, तो वो किसका टाइप हो गया? वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली हम बात करें यहाँ पर परफॉर्म सेवरल टास्क ऑफ रूटीन नेचर फ्रीक्वेंटली नीडेड बाय यूजर्स बट आर नॉट प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट नहीं होते, बट एज अ फैसिलिटी ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो सब क्या क्या होता है, तो वो हम देखते हैं। यानी कि इसमें आता है ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, यानी कि सोर्स प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, जो भी हमारा सोर्स कोड था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब क्या है? ऑटोमेटिकली इसके अंदर आते हैं, जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये फैसिलिटी हमें मिलती है OS कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट सॉफ्टवेयर के अंडर, जो कि प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट लाइब्रेरी प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, तो लाइब्रेरी प्रोग्राम जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन हो गया, कोसाइन हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लोगोरिदम हो गया, मैथमेटिकल कोई फंक्शंस हो गए, ऑक्टेट, बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टेट, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इनबिल्ट फैसिलिटीज हमें ये प्रोवाइड करवाते हैं। इनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं या लाइब्रेरी प्रोग्राम्स बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं यूटिलिटी प्रोग्राम की, तो यूटिलिटी प्रोग्राम में भी हमें काफी फैसिलिटी मिलती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही हमें अवेलेबल होती है, जिसमें कि फर्स्ट आता है डिस्क फॉर्मेटिंग, यानी कि
डिस्क को फॉर्मेट करना हो, डिस्क कंप्रेसिंग कंप्रेशन यानी कि डिस्क का साइज कंप्रेस करना हो, बैकअप करने के लिए फैसिलिटी है, डेटा को बैकअप बनाने के लिए एंटीवायरस फैसिलिटी है, जिसमें हम एंटीवायरस इंस्टॉल करके हमारे सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। ये सब चीजें भी उसके अंदर आती है, यूटिलिटी प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यूनिक्स इसमें फर्स्ट आता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 1970 में बेल लैब में डेवलप किया गया। किसके थ्रू किया गया? केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के थ्रू डेवलप किया गया। और ये किस में लिखा गया? रिटन इन सी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, जो कि पोर्टेबल होती है और मल्टी यूजर होता है, यानी कि इसमें मोर एंड मोर यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग मोड को ये सपोर्ट करता है एंड यूज ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स रेंजिंग फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक से लेकर सुपर कंप्यूटर में सब जगह ये यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पेशली RISC वर्कस्टेशन सच एज दोज फ्रॉम सन माइक्रोसॉफ्ट, और इन सब में ये प्रॉपर यूज होता है। RISC यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें होता है। नेक्स्ट इसमें इसके लेयर्स एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड इन 3 लेयर्स में स्ट्रक्चर्ड किया हुआ होता है ये, कर्नल, शेल, यूटिलिटीज, इन सब में। ठीक है, नेक्स्ट MS डोस की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, IBM ने डेवलप किया था पीसी पर्पस के लिए, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। इसके भी 3 लेयर्स होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, कर्नल होता है, शेल होता है। ठीक है, मेनली इसमें यही है। अब अगर बात करूं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की, इसके बारे में तो आप अच्छे से सब कुछ अवेयर होंगे। जो आप सिस्टम में आज के टाइम में यूज करते हैं, मोस्टली विंडोज ही हम यूज करते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है ये, यानी कि सिंगल यूजर इस पे काम करते हैं और टास्क हम एक साथ कितने भी काम कर सकते हैं। नेटिव इंटरफेस इज अ GUI बेस्ड, यानी कि आइकन, मेन्यूज फुल्ली GUI बेस्ड है, यूजर फ्रेंडली काफी है ये नेचर में। और यूजर अगर इंटरेक्ट करते हैं तो काफी अच्छे से इसको इजीली समझ सकते हैं। एंड डिजाइन टू बी नॉट जस्ट एज OS बट ऑल्सो अ कंप्लीट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ओनली जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, पूरा एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है ये, जिसके अंदर हमें ईच एंड एवरी फैसिलिटी मिलती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक। ठीक है, एंड OS ऑफ चॉइस फॉर मोस्ट, यानी कि आज के टाइम में काफी पॉपुलर भी है ये विंडोज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT की बात करें तो ये भी मल्टी यूजर है, टाइम शेयरिंग है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू डेवलप किया गया है। डिजाइन टू हैव यूनिक्स लाइक अ फीचर सो दैट इट कैन बी यूज फॉर पावरफुल, यानी कि NT का मतलब क्या है? ये यूनिक्स टाइप डिजाइन किया गया है ताकि ये वर्क स्टेशन लाइक इट वर्क्स लाइक अ पावरफुल वर्क स्टेशन, नेटवर्क, डेटाबेस सर्वर, इन सबको सपोर्ट कर सके। मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है ये, GUI बेस्ड है ये, बिल्ट इन नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग इसके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट इन की हुई होती है, कम्युनिकेशन फीचर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। एंड प्रोवाइड स्ट्रिक्ट सिस्टम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कंसर्न इसमें काफी अच्छा है, और काफी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल्स भी इसमें सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लाइनक्स का मतलब ये क्या? ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मल्टीटास्किंग है ये, मल्टी प्रोसेसिंग भी है ये, ओरिजिनल डिजाइन फॉर PC पर्पस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, मेनली इसका यही बेनिफिट है एक्चुअली। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डील कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।